आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन का यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। प्रत्येक लाइन को ध्यानपूर्वक सुनें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को परिभाषित करते हुए इसके मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। इनका उन्मूलन किस प्रकार से किया जा सकता है? या प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन के विषय में हर्टाग समिति के क्या विचार थे? इनके समाधान के लिए क्या उपाय करेंगे, बताएं। या प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का क्या अर्थ है? इसकी समस्याओं के कारणों का विश्लेषण कीजिए एवं उपचार हेतु सुझाव दीजिए। ये प्रश्न कई रूपों में आया है। अभी तक शिक्षा शास्त्री अपव्यय और अवरोधन को समस्या मानते रहे हैं और हम इसे समस्या न मानकर प्रक्रिया मानते हैं। समस्या का अंत हो सकता है परंतु प्रक्रिया का नहीं। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न 2010 और 11 में आया है। यह प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हैं और इसके क्या कारण हैं, इन्हें हटाने के तरीके बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज इन प्राइमरी एजुकेशन। अपव्यय क्या होता है? अपव्यय साधारण भाषा में अपव्यय का अर्थ है बालकों को शिक्षा से पूरा पूरा लाभ न उठाना। होर्टोंग समिति ने अपव्यय की परिभाषा इन शब्दों में की है कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूरी होने से पहले ही बालकों को विद्यालय की किसी कक्षा से हटा लेना है। तो ये परिभाषा है अपव्यय की। ध्यान रखना है कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूरी होने से पहले ही बालकों को विद्यालय की किसी कक्षा से हटा लेना है। वेस्टेज मीन्स प्रीमैच्योर withdrawal of student from the class or school at any stage before the completion of the primary course. हार्टोंग कमेटी 1929। समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से कोई लाभ नहीं यदि वह छात्रों को साक्षर नहीं बना पाती। साधारणतः कोई भी छात्र जो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता साक्षर नहीं कहला सकता। वर्तमान स्थिति। देश में अपव्यय की जानकारी के संबंध में समय समय पर अनेक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अपव्यय का प्रतिशत वर्ष 1943 से 44 में 72%, 1944 से 45 में 69%, 1945 से 46 में 50%, 1946 से 47 में 49.6% ये ज्ञात किया गया है। राज्य स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि यदि कक्षा 1 में 1000 छात्र प्रवेश लेते हैं तो उनकी संख्या कक्षा 5 में 414 के लगभग रह जाती है। विभिन्न राज्यों में स्थिति अलग अलग है। कोठारी आयोग 1966 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1, कक्षा 1 व कक्षा 2 में अपव्यय सबसे अधिक है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में अपव्यय सबसे अधिक है। नंबर 2, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के अपव्यय की मात्रा अधिक है। पॉइंट नंबर 3, उत्तर प्रदेश में अपव्यय लगभग 60% है। राज्य के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अंतर है।
मुजफ्फरनगर में यह 77.5% और बलिया में 58% है। पर्वतीय जिलों में मैदानों की अपेक्षा अपव्यय कम है। चमोली में 57%, गढ़वाल में 75%, पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा में 41% है। अतः स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा अपव्यय 50% के लगभग है। केवल 50% छात्र ही शिक्षा सुविधाओं से लाभ उठाते हैं। यूनेस्को के अध्ययन दल ने संसार के सर्वेक्षण के पश्चात में भारतवर्ष की गिनती उन देशों में की है जिनमें प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। उनके अनुसार यह लगभग 50% है। प्रोफेसर जे.पी. नायक का मत है कि कक्षा 1 के अंत में प्रत्येक 100 बच्चों में से 1/3 विद्यालय छोड़ देते हैं और उनमें लगभग 1/3 कक्षा 7 में पहुंच पाते हैं। बात करते हैं इसके कारण की। कारण क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर अपव्यय के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शैक्षिक कारण। अपव्यय के शैक्षिक कारणों का प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय के शैक्षिक स्तर से है। शैक्षिक स्तर अनेक बातों पर आधारित है। विद्यालयों के पास भवन नहीं है, खेल का मैदान और उद्यान नहीं है, साज सज्जा और प्रशिक्षित व योग्य अध्यापक नहीं है, वातावरण आकर्षक नहीं है। अध्यापकों की अपने कार्य में रुचि नहीं है, बच्चों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बच्चों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है और साफ सफाई स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अनेक कमियां पाई जाती हैं। कक्षा में प्राय बच्चे नीचे पृथ्वी पर थोड़े से स्थान पर अधिक संख्या में बैठते हैं। इसे कक्षा के स्थान पर यदि कक्षा के स्थान पर घुड़साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आगे बताया गया है कि इस पर अध्यापक की डांट फटकार व मारपीट का भय निरंतर बना रहता है। बच्चों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। स्कूल में अध्यापक तथा छात्र का अनुपात उचित नहीं है। अध्यापकों की संख्या बहुत कम होती है और उनमें भी अनुपस्थित अधिक अध्यापक रहते हैं। नंबर 2, आर्थिक कारण। अपव्यय का दूसरा कारण आर्थिक परिस्थितियां अथवा धन का अभाव है। यदि एक कठिन कार्य है यह एक कठिन कार्य है। यदि ऐसा करना संभव भी हो तब भी गरीबी इतनी है कि बच्चों के अभिभावक उनके लिए पुस्तकें, कॉपी, कलम आदि नहीं खरीद सकते हैं। गांव के स्कूलों में प्राय छात्र गर्मी, जाड़े, बरसात में नंगे पैर आते हैं और उनके कपड़े भी फटे और गंदे होते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण माता पिता अपने बच्चों से खेत और घर का काम कराते हैं। प्राय गांव के बच्चे जंगल में जानवर चराते हैं, खेल रखाते हैं। जानवरों को चारा पानी देना, खेत पर रोटी ले जाना, बच्चे खिलाना काम प्राय छोटे बच्चे करते हैं। माता पिता अनपढ़ होने के कारण देर में लाभ प्राप्ति की अपेक्षा तुरंत लाभ पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी कि जिस लाभ की बाद में अपेक्षा है उसकी अपेक्षा छोड़ करके वो तुरंत लाभ पर अधिक ध्यान देते हैं और इस प्रकार से अपव्यय में वृद्धि होती है। सामाजिक व पारिवारिक कारण। यहाँ अनेक सामाजिक कुरीतियां विद्यमान हैं। गांव में किसान विवाह, जन्म मरण आदि अवसरों पर ऋण लेकर अधिक खर्च करते हैं। उनकी आय व्यय का कोई बजट नहीं है। शिक्षा के महत्व को भी वो नहीं समझते हैं। प्राय धारणा बन गई है कि शिक्षा प्राप्त कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। वे बड़ों की आज्ञा नहीं मानते और काम नहीं करते। इसके अतिरिक्त बाल विवाह अथवा कम आयु में विवाह करने का भी प्रचलन है। लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझते। वे उनका कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी समझते हैं। उनका बाहर जाना, आना जाना या बच्चों को बाहर भेजना वे पसंद नहीं करते। सह शिक्षा को बुरा मानते हैं। धार्मिक कट्टरता भी इसके लिए उत्तरदायी है और इस कारण उनकी दशा अधिक बिगड़ी है और अधिक पिछड़ी है। नंबर 4, प्रशासनिक कारण। प्रशासन की कमजोर नीति भी अपव्यय के लिए उत्तरदायी है। अनिवार्य शिक्षा को लागू करने की बात कागज पर ही है। अधिकारी वर्ग सरकार को आंकड़े भेजते रहते हैं किंतु वास्तविक स्थिति ठीक नहीं है। प्रवेश का नियम व समय निश्चित नहीं है। प्राय वर्ष भर कक्षा 1 में प्रवेश
छात्र प्रवेश पाते रहते हैं। उनके छात्र बीच में विद्यालय छोड़ जाते हैं। आयु स्तर पर कोई ध्यान नहीं है। उपस्थिति के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अनेक स्कूल एक शिक्षक जहाँ पर शिक्षक है, एक शिक्षकीय स्कूल है। शिक्षक द्वारा अनेक कक्षाओं को पढ़ाने की प्रणाली प्रचलित है। निरीक्षकों की संख्या अपर्याप्त है और निरीक्षण कार्य नाम मात्र का है। अध्यापकों के वेतनमान निम्न स्तर के हैं। उन्हें अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या भी कम है। उन्हें उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। अध्यापन कार्य में उनकी रुचि नहीं है। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन की समस्या। प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। अवरोधन क्या होता है? अपव्यय की भांति, अपव्यय की तरह अवरोधन भी प्राथमिक शिक्षा के विकास में एक बड़ी बाधा है। इस ओर भी हर्टांग समिति 1929 ने सर्वप्रथम संकेत किया था। साधारण भाषा में अवरोध का अर्थ है एक ही कक्षा में एक सत्र से अधिक तक बने रहना। हर्टोग समिति की रिपोर्ट के अनुसार अवरोधन का अर्थ बालक का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना है। इस संबंध में इसका संबंध अनुत्तीर्ण होने से है, अर्थात फेल होने से है। पर्यवेक्षण के आधार पर समिति ने ज्ञात किया कि स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात में कक्षा 4 तक निरंतर छात्रों की संख्या में कमी होती जाती है। 5वीं कक्षा में संख्या बहुत कम रह जाती है और ऐसा विभिन्न कक्षाओं में छात्रों के अनुत्तीर्ण अथवा असफल होने के फलस्वरूप होता है। वर्तमान स्थिति, आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि कक्षा 1 निरंतर अवरोध का अवसर है। कक्षा 1 निरंतर अवरोध का असर है। कक्षा 1 में इसकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। कक्षा 2 में अपेक्षाकृत कम रहती है और कक्षा 3, 4, 5 में प्राय समान रहती है। अवरोधन का प्रतिशत लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक है, किंतु यह संख्या के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में अवरोध की समस्या प्रमुख है, यानी कि मुख्य है। 2 या 3 वर्ष निरंतर अनुत्तीर्ण होने पर छात्र हतोत्साहित होकर घर बैठ जाते हैं और पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। इससे समय, श्रम, धन का अपव्यय होता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार साधारण कक्षा 1 में 49%, कक्षा 2 में 32%, कक्षा 3 में 32%, कक्षा 4 में 30%, कक्षा 5 में 35% ये अवरोधन पाया जाता है। कोठारी आयोग 1966 ने कुछ राज्यों में अवरोधन के आंकड़े इस प्रकार दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 में 27%, कक्षा 2 में 14.2%, कक्षा 3 में 9.1%, कक्षा 4 में 8.4%, कक्षा 5 में 4.3% अवरोध है। आंध्र प्रदेश में इसका अनुमान कक्षा 1 में 63%, कक्षा 2 में 38.4%, कक्षा 3 में 21%, कक्षा 5 में 19.6% लगाया गया है। अतः उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कक्षा 1 में अवरोधन की समस्या सबसे अधिक है और ऊंची कक्षाओं में इसका प्रतिशत कम होता जाता है। क्या कारण है? तो प्राथमिक स्तर पर अवरोधन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। तो प्राथमिक स्तर पर प्राय पाठ्यक्रम बड़ा नीरस और बोझिल होता है। उसमें विषयों की भरमार रहती है। इसके निर्माण में छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। सभी विषय अनिवार्य के रूप में छात्रों को पढ़ने होते हैं। पाठ्यक्रम संकुचित एवं एक मार्गी होता है। शुष्क ज्ञान में बच्चों का मन नहीं लगता। पाठ्य विषयों की जानकारी में स्वक्रिया, खेल व स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाता। अतः वह उनको भार स्वरूप जान पड़ता है और वे अपने को बंधन में पाकर घबरा जाते हैं और अनुत्तीर्ण होते रहते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं।
नंबर 2, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। प्राय यह देखने में आता है कि नए अथवा अप्रशिक्षित अध्यापकों को निम्न कक्षाएं अध्यापन के लिए दी जाती हैं। अनुभव की कमी के कारण वे छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षित करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी अधिक होती है। छात्रों के प्रवेश कई माह बाद तक होते रहते हैं, जिससे छात्र अध्यापक में निकटता का संबंध स्थापित नहीं हो पाता। अध्यापक छात्रों की कठिनाइयों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। बच्चों पर पाठ थोपे जाते हैं, वे वे उन्हें बिना समझे रटने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा न करने पर डांट व पिटाई का भय निरंतर बना रहता है। प्राय एक ही अध्यापक सभी विषय पढ़ाता है। अनुपस्थित रहने के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और अनुत्तीर्ण होने लगते हैं। दूषित वातावरण। प्राथमिक स्तर पर अवरोधन का सबसे बड़ा कारण विद्यालयों का दूषित वातावरण है। प्राय स्कूलों का वातावरण शांत, शुद्ध और आकर्षक नहीं होता। उनमें छात्रों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता। कक्षा में अधिक आयु व निम्न स्तर के बालक वातावरण को दूषित कर देते हैं। छोटे बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। बड़े बच्चों के डर के कारण वे उनकी इच्छानुसार कार्य करते हैं। गांव से आने वाले गांव से आने वाले बच्चे घर से स्कूल के लिए चलते हैं, किंतु रास्ते में खेलते रहते हैं और देर होने पर बिना स्कूल गए स्कूल समाप्ति के समय वापस घर पहुंच जाते हैं। स्कूल नहीं जाते, घर पहुंच जाते फिर जब समय समाप्त होता है। वे प्राय स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं और भगोड़े बन जाते हैं। बाद में झूठ बोलना, सिगरेट पीना, चोरी करना भी सीख जाते हैं। पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, जिससे वे अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। नंबर 4, अनियमित उपस्थिति। प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश कई महीने बाद तक होते रहते हैं। प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश कई महीने बाद तक होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र उपस्थिति में अनियमितता बरतते हैं। घर में होने वाले छोटे छोटे उत्सवों का बहाना बनाकर वे घर पर बैठ जाते हैं। बुरी संगति में पड़कर घर व विद्यालय दोनों से अनुपस्थित रहते हैं। माँ बाप भी छोटी छोटी बातों पर उन्हें अवकाश दिलाते रहते हैं, जिससे वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और अनुत्तीर्ण रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। हमारी परीक्षा प्रणाली अवरोधन को बढ़ावा देने में बहुत सीमा तक उत्तरदायी है। केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर छात्र की अगली कक्षा में प्रोन्नति कर दी जाती है। छात्र के दैनिक कार्य का उसमें कोई स्थान नहीं है। परीक्षाओं में रटने पर बल अधिक है। जो छात्र रटने में कुशल होते हैं उत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अन्य कारण। इसके अतिरिक्त अवरोध के कई अन्य सामान्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे छात्र का बुरा स्वास्थ्य, अध्यापक विशेष के प्रति अरुचि, साथियों द्वारा तंग किया जाना, अस्पृश्यता, कठोर दंड व्यवस्था, अध्यापक द्वारा उदासीनता का व्यवहार, स्कूल का घर से दूर होना, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, कमजोर व पिछड़े छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान की कमी, छुट्टियों का स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल न होना। विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं व पिछड़ी जाति में अपव्यय की समस्या अधिक गंभीर है। वे अधिक संख्या में स्कूल छोड़कर घर बैठ जाते हैं। इसके विपरीत अवरोधन की समस्या बालकों में अधिक मिलती है। जो अवरोधन की समस्या है वो बालकों में अधिक मिलती है। यह भी मुख्य रूप से कक्षा 5, 8, 9 और 11 में अधिक पाई जाती है। लगभग 30% कक्षा 5 में, 50% कक्षा 6 में और अधिक संख्या में कक्षा 8 और 9 में छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के उपाय। मेजर्स टू रिमूव वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। अपव्यय व अवरोधन को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
जनता के आर्थिक स्तर में वृद्धि। आर्थिक कठिनाई शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का प्रमुख कारण है। तो जनता के आर्थिक स्तर में वृद्धि, आर्थिक कठिनाई शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण है। इसके समाधान के लिए जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि सभी अभिभावकों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाएगा तो वे अपने बच्चों की पढ़ाई में होने वाले व्यय को सुगमता से करने लगेंगे। शिक्षण की आर्थिक चिंताओं से विमुक्त होने से छात्र का अध्ययन में मन लगेगा। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वे मन लगाकर पढ़ेंगे और इस प्रकार से आर्थिक कठिनाइयों का निराकरण होने से अपव्यय व अवरोधन का अंत हो जाएगा और इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, बेसिक शिक्षा पर व्यय। बेसिक शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाए। तो बेसिक शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला धन अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाए। नंबर 2, शिक्षा केवल निर्धन बालकों के लिए ही निःशुल्क हो। संपन्न वर्ग के बच्चों से शुल्क उनकी आय के अनुसार लिया जाए। पॉइंट नंबर 3, स्थानीय निकायों को शिक्षा कर लेने की छूट दी जाए। स्थानीय निकायों को शिक्षा कर लेने की छूट दी जाए, यानी कि टैक्स। पॉइंट नंबर 4, पर्याप्त भवन के अभाव में पाली प्रथा आरंभ की जाए। पर्याप्त भवन के अभाव में, अगर भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो पाली प्रथा आरंभ की जाए। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा संसाधनों की व्यवस्था के लिए सामुदायिक सहयोग प्राप्त किया जाए। नंबर 2, शैक्षिक कारणों के समाधान द्वारा। तो अपव्यय व अवरोधन को दूर करने के लिए निम्नलिखित शैक्षिक कठिनाइयों का समाधान आवश्यक है। नंबर 1, पाठ्यक्रम को स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाया जाए व सभी आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन किए जाएं। पॉइंट नंबर 2, शिक्षण विधियों को रोचक व क्रिया प्रधान बनाया जाए। विभिन्न शैक्षिक उपकरणों व खेल के द्वारा शिक्षा दी जाए। पॉइंट नंबर 3, आज विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों पर शिक्षा का उतना महत्व नहीं है जितना कि परीक्षाओं का उत्तीर्ण करना। परीक्षाओं का भय छात्रों को वर्ष भर सताता रहता है। अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के मूल्यांकन की व्यवस्था को सरल बनाया जाना चाहिए। नंबर 3, सामाजिक कुप्रभावों का उन्मूलन। अपव्यय व अवरोधन को रोकने के लिए जनता में सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन करना अति आवश्यक है और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1922 का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1922 का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए। नंबर 2, बालिकाओं के लिए पृथक स्कूल की स्थापना की जाए। बालिकाओं यानी कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल की स्थापना की जाए। नंबर 3, सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4, धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, छात्रों के स्वास्थ्य में उन्नति। छात्रों के स्वास्थ्य में उन्नति। तो शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को समाप्त करने के लिए बालकों के स्वास्थ्य में उन्नति करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में निर्धन बच्चों के लिए पौष्टिक आहार एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5, प्रशासन में सुधार। अपव्यय एवं अवरोधन के निवारण के लिए शिक्षा प्रशासन में सुधार करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। नंबर 2, स्वस्थ वातावरण में विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। नंबर 3, शिक्षा का वातावरण व कक्षा भवनों को आकर्षक बनाया जाए। शिक्षा का वातावरण और कक्षा भवनों को आकर्षक बनाया जाए। नंबर 4, उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए। नंबर 5, छात्रों के मनोरंजन एवं खेलकूद के साधनों का प्रबंध किया जाए। पॉइंट नंबर 6, माता पिता एवं अभिभावकों की शिक्षा। अपव्यय व अवरोधन की समस्या के निराकरण के लिए
अभिभावकों की शिक्षा का प्रबंध करना भी आवश्यक है, जिससे कि वे शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके। अभिभावकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए रात्रि पाठशालाओं, प्रौढ़ विद्यालयों, अंशकालिक शिक्षालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो अभिभावकों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाओं, प्रौढ़ विद्यालयों, अंशकालिक शिक्षालयों की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के गठित होने से पहले तक शिक्षा शास्त्री अपव्यय व अवरोधन को एक समस्या मानते थे, परंतु शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने इसे समस्या न मानकर एक प्रक्रिया मानता था। शिक्षा आयोग का तर्क था कि किसी समस्या का पूर्ण रूप से निवारण या अंत हो सकता है, परंतु प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है और इस प्रकार से अपव्यय एवं अवरोधन का कभी अंत नहीं हो सकता, बल्कि इसमें निरंतर सुधार होता रहेगा। इसलिए शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने यह कथन कहा कि अभी तक शिक्षा शास्त्री अपव्यय और अवरोधन को समस्या मानते रहे हैं, परंतु हम इसे समस्या न मानकर प्रक्रिया मानते हैं। समस्या का अंत हो सकता है, परंतु प्रक्रिया का नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उक्त कथन पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज निरंतर सुधार हो रहा है और यह अपव्यय एवं अवरोधन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हो रहा है। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार पुनः देखें तो पुनः ये जो बातें इसमें वीडियो में लिखी हुई हैं, कंटेंट है जो भी लिखा हुआ है, वो सब आपको समझ आएगा। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।